कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो एक नए चैप्टर के साथ आया है। नया चैप्टर 6 वंशागत के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आपके लिए, मेनली 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में जनरल मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए के बारे में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसकी मान्यता इसे कैसे मिली, अर्थात एविडेंस अबाउट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सिद्ध किया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आगे बात करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, दुगुड़न कैसे होता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण की बात की जाएगी। प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस कैसे होती है। जेनेटिक कोड के बारे में हमें पढ़ना है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से वंशागत के आणविक आधार नाम का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आपके लिए। तो आज हम आपके लिए एक संक्षिप्त टॉपिक लेकर के आए हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपको लेकर के आए हैं जो इस चैप्टर की बिगिनिंग जहां से होती है। आज हम आप बात करेंगे जो आनुवांशिक पदार्थ है न्यूक्लिक एसिड, उस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लिक अम्ल का संक्षिप्त इतिहास क्या है, इस पर आज हम आप डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें आपको जानना होगा कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत करता है, उस आनुवांशिक सूचना को वंशागत करने वाले आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, डीएनए कहां पाया जाता है, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया। तो आज हम आप एक संक्षिप्त इतिहास लेकर के आए हैं और वो संक्षिप्त इतिहास हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम ध्यान देंगे जिनमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिन्हें आपने अपने प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा। इससे यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज कि बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से ही जान रखी हैं। इसलिए न्यूक्लिक एसिड के इतिहास को जानना एक रोचक पॉइंट है हमारे आपके लिए, जिससे हम जानेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे कंप्लीट हुई। रॉबर्ट हुक 1665 में, जिन्होंने सेल की खोज की और इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन दिया वो माइक्रोग्राफिया नाम के अपनी पुस्तक में दिया गया। और उन्होंने बताया कि सेल इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, जीवों की सबसे छोटी इकाई है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। और इस कोशिका के बारे में हमें पता चला कि सेल सेलुला वर्ड से बना, जिसका अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। और हमें पता चला कि हर लिविंग बीइंग कोशिकाओं से मिलकर के बना है। यह इंफॉर्मेशन दी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा कि हर जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका उनके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की।
केंद्रक की खोज किया गया। बताया गया कि हर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक का काम कोशिका की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। अर्थात बहुत सिंपल सी बात थी कि जो भी कोशिका के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती थी, उन सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल मींस न्यूक्लियस करता है। ये इंफॉर्मेशन 1831 में आती है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और बताया कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंगक है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ सेल। नाउ नागले 1842 में इन्होंने प्लांट सेल डिवीजन को डिस्कस किया। प्लांट सेल डिवीजन को जब ये देख रहे थे तो उसी समय इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस के अंदर कुछ लंबे धागे जैसी रचनाओं को देखा गया और इन लंबी धागे जैसी रचनाओं को नागले ने देखा, जिसे 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने स्टेन किया। और जब इस धागे जैसी रचनाओं को स्टेन किया गया और स्टेन करने के बाद जब ये डार्क कलर गहरा रंग धारण करती हैं, रंगीन हो जाती हैं, तो ऐसे धागे जैसी रचनाओं को जो कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज स्टेज में अपीयर हो रही थी, ऐसी रचनाओं के लिए एक टर्म क्रोमोसोम शब्द निकल के आया। अर्थात क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडीज। गुणसूत्र शब्द का आविष्कार हुआ डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा 1888 में, और देन हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में वंशागत मेंडेलियन में हमने पढ़ा है, जाना है कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते। बात यहाँ पे क्लियर होती जा रही है स्टेप बाय स्टेप कि गुणसूत्र पर कुछ विशिष्ट प्रकार के संरचनाएं होती हैं जिन्हें मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में उसे जीन कहा गया और पता चला कि जीन डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। तो इस प्रकार गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करने का काम करते हैं। ये इंफॉर्मेशन 1888 में क्लियर हो गई डब्ल्यू वाल्डेयर के क्रोमोसोम शब्द के खोज के बाद। नाउ गुणसूत्र की खोज हो गई। 1858 में रूडोल्फ विरकाउ नाम के वैज्ञानिक ने बताया, एक टर्म दिया इन्होंने, ओमनीसेलुला ई सेलुला। लैटिन वर्ड का एक सेंटेंस है ओमनीसेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है न्यू सेल अराइज बाय पेरेंट सेल। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से पैदा होती हैं, अर्थात नई कोशिकाएं जनक कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, जिसमें साइटोकाइनेसिस सबसे पहले, कारोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे केंद्रक दो भागों में बढ़ता है, देन कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ता है। इस प्रकार एक कोशिका दो संतत कोशिकाओं में बढ़ती है, जिसे हम सेलुलर ग्रोथ भी कहते हैं या सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये बात रूडोल्फ विरकाउ के खोजों के बाद सामने आई। आगे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं जिसे हमारी एनसीईआरटी की बुक ने मेंशन किया है। फ्रेडरिक मिसर, ग्रेट बायोकेमिस्ट ऑफ स्वीडन, स्वीडन के महान जैव रसायन विज्ञ बायोकेमिस्ट जो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिसर ने देखा कि जो पस है, मीन्स जो पस है, मवाद है, मरी हुई कोशिकाएं हैं, उन पस के WBC में एक रसायन को अलग किया। पस के WBC से एक रसायन अलग किया गया। पस का न्यूक्लियस था,
और उस न्यूक्लियस को के अंदर से जो रसायन किया गया, अलग किया गया, ये न्यूक्लियस किसका था? WBC का न्यूक्लियस था। और उस WBC के न्यूक्लियस से एक रसायन को अलग किया गया और इस रसायन को नाम दिया गया न्यूक्लिन। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड न्यूक्लिन। द वर्ड न्यूक्लिन वाज यूज्ड बाय फ्रेडरिक मिसर 1869 में। 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिन शब्द को उपयोग किया और ये न्यूक्लिन शब्द पस के भीतर मरे हुए WBC के केंद्रक के अंदर एक रसायन को नाम दिया गया। केंद्रक के अंदर एक केमिकल्स था और उस केमिकल की विशेषता थी कि इसमें फास्फोरस की अधिकता थी। फास्फोरस नाम का एलिमेंट प्रचुर मात्रा में था और जिसमें सल्फर का अभाव था। सल्फर बिल्कुल नहीं था, एब्सेंट था। और फास्फोरस रिच केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन। देन न्यूक्लिन को चेंज किया गया न्यूक्लिक एसिड के रूप में अल्टमान ने। अल्टमान 1889 में अल्टमान ने इस न्यूक्लिन को, इसके न्यूक्लिन का जो नेचर था वो एसिडिक था, सो न्यूक्लिन को चेंज किया गया न्यूक्लिक एसिड के रूप में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किस तरीके से हो रही है। कोशिका की खोज से लेकर के उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें ये अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन मिली फ्रेडरिक मिसर के द्वारा कि केंद्रक के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं और उन स्पेशल केमिकल्स में फास्फोरस अधिक मात्रा में है, सल्फर नहीं है। और इस केमिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में इस न्यूक्लिन को चेंज किया गया 1889 में अल्टमान के द्वारा, बिकॉज इसका नेचर एसिडिक था और एसिडिक नेचर होने के कारण इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो पता चला कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। यह बात क्लियर हो गई अल्टमान के खोज के बाद। और देन अल्टमान की खोज के बाद जब न्यूक्लिक एसिड क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, देन 1893 में कौशल नाम के वैज्ञानिक ने 1893 में इस न्यूक्लिक एसिड का विखंडन किया। और जब इस न्यूक्लिक एसिड का विखंडन किया गया, इसे डिसोसिएट किया गया इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को पता करने के लिए कि इस केमिकल में कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद हैं, कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कौशल ने आगे इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो पता चला कि जब न्यूक्लिक एसिड को डिसोसिएट किया गया तो इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड मिलता है। 3 कंपोनेंट मिलते हैं, फास्फोरिक एसिड मिलते हैं। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड को डिसोसिएट किया गया तो पता चला कि इसमें 4 ही नाइट्रोजनस बेस थे जो क्रमशः एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन थे। 4 नाइट्रोजनस बेस थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और यह भी पता चला कि जो इसमें पेंटोज शुगर था वो डीऑक्सीराइबोस शुगर था, डीऑक्सीराइबोस शुगर था। इसलिए इस न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया गया डीएनए। इस न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया डीएनए बिकॉज इसमें पेंटोज शुगर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन था और जो कार्बोहाइड्रेट था, पेंटोज शुगर जो था वो डीऑक्सीराइबोस था। सो दैट इसको नाम दिया गया डीएनए। बाद में कुछ कोशिकाओं में, जैसे ईस्ट की कोशिका में
जब न्यूक्लिक एसिड को डिसोसिएट किया गया तो पता चला कि इस ईस्ट की कोशिका के न्यूक्लिक एसिड के डिसोसिएशन से जो हमें कंपोनेंट प्राप्त हो रहे हैं उन कंपोनेंट में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल मिल रहा है, अर्थात थायमिन रिप्लेस हो गया यूरेसिल के थ्रू, और जो कार्बोहाइड्रेट पेंटोज शुगर था वो डीऑक्सीराइबोज की जगह पे राइबोज शुगर मिला, और ऐसे राइबोज शुगर युक्त और नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल से बने हुए न्यूक्लिक एसिड के लिए वर्ड यूज किया गया आरएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से कौशल के प्रयोग से, कौशल के एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर होकर के आती है, फाइंड आउट हुआ कि अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के, एक न्यूक्लिक एसिड एज डीएनए है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड एज आरएनए है। बेसिक डिफरेंसेस हैं, डीएनए कंटेन थायमिन और आरएनए कंटेन यूरेसिल। थायमिन के स्थान पे डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक, डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। तो एक ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिलकर के आती है डीएनए और आरएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड। इस वर्क के लिए, इस डिस्कवरी के लिए कौशल को 1910 में नोबेल प्राइज मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड फाइंड आउट किया गया सेल के न्यूक्लियस से। सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को कैसे फाइंड आउट किया गया, ये बात आज हमारे इस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी और उसके हिस्ट्री से हमें मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड मिल गए। अब न्यूक्लिक एसिड कैसे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी कैसे होती है, न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा आपके लिए डीएनए के जो यूनिट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, उन पर होगा, और हम न्यूक्लिक एसिड के यूनिट न्यूक्लियोटाइड पर डिटेल डिस्कस करेंगे, जिनमें हम नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है कि न्यूक्लिक एसिड को कैसे डिस्कवर किया गया और ये अल्टीमेटली एज डीएनए, एज आरएनए कैसे डिवाइड हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको मिली। हम उम्मीद करते हैं ये जो एक संक्षिप्त समराइज किया हुआ हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, जो इसकी ब्रीफ डिस्कवरी को एक्सप्लेन करता है, ये आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। प्लीज, आपको ये टॉपिक बस आपके समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।